दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 शासक और इमारतों को। इससे पिछली वीडियो में हमने इससे पहले पार्ट को देखा जिसमें कि हमने विभिन्न इमारतों और उसके निर्माण शैली को विस्तृत रूप से देखा और आज की इस वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मंदिर बनाए गए उनको क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि जब उन्होंने एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो राजा सेन प्रथम को पराजित कर दिया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है, सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं को, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली राज शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंही शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने की महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रयास किया गया था। तो यानी कि उसके धर्म पर यहाँ पर ठेस पहुँचाई गई थी, उनकी मूर्तियों को वहाँ से ले जाया गया था। इससे राजा को बहुत आघात लगा, उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चौल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पिटिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। इन सभी मूर्तियों को यहाँ पर जो उसने अपने राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था वहाँ पे उसने स्थापित किया। अगला और इससे आगे देखते हैं, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिर और को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल को आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मंदिरों को क्यों तोड़ा गया और वहाँ पर मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया, बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि हमारा जो सैन्य अभियान है वह सफल हो गया क्योंकि हमने अपने विरोधी के मंदिर को तोड़ दिया। इस तरह की उनकी मानसिकताएं थी। अब देखते हैं बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्यक कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा बाबर ने यहाँ पर जो उनकी आत्मकथा थी तो वहाँ पर बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। यानी कि जो मुग़ल शासक थे उनको बाग बगीचे बनवाने में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसका वर्णन बाबर ने लिखा है। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहां जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था।
4 बाग यानी कि 4 हिस्सों में उन बागों को बनाया जाता था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। अर्थात जो उनके समय में जो कलाकार थे, वास्तुशिल्प थे, उन्होंने जो उनके जो एशियाई पूर्वज थे, जिनको आप अकबर जो है अपना एशियाई पूर्वज मानते थे, तैमूर, तो उनके मकबरों से इनकी प्रेरणा ली गई। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखाने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण बन गया था। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों तथा हस्तविहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर थे। आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। काबुल में चारबाग का खाका बनाते अकबर की 1590 की एक चित्रकारी यहाँ पर है, जहाँ पर ये यहाँ पर एक चारबाग का खाका तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर रास्ते और यहाँ पर नहरें, उनमें विशेषता थी, उनकी विशेषता थी। और चित्र यहाँ पर आप अगले चित्र में देख सकते हैं, जिसमें कि 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर नहरें और चारबाग का निर्माण इन पर हुआ है। इससे आगे आप चलते हैं। दिल्ली के दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। ये छज्जे का निर्माण जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष हों, जिनको कि दीवान एक खास और दीवान ये आम का आयोजन बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे, जिनमें आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक सभाएं होती थी, तो उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया जाता था। 40 खंभों के बीच में इन भवनों को बनाया जाता था, जिनका नाम दीवान ए खास या दीवान ए आम भी कहते हैं। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिदों से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था, उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य शासक के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर के नदी के पास जो बाग हैं उसके बिल्कुल किनारे होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया।
नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी में यहाँ पर जाने का नदी तक पहुँच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये निर्माण कार्य होते थे। आगरा का ताजमहल आप देख सकते हैं जिसका निर्माण जो है 1643 में पूरा हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं एक नक्शा जो कि आगरा के नदी तट बाग शहर का यहाँ पर इसको दिखाया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है और यहाँ पर दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यमुना नदी को देख सकते हैं और यमुना नदी के आसपास ये देखिए किस तरह से बागों का निर्माण किया गया है और यहाँ पर ये ताजमहल को आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से निर्माण किया गया है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास स्थान यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर है और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि शहर काफ़ी घना बसा हुआ है। तो अब हम देखते हैं क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। आप अगले अध्याय में देखेंगे कि मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। अर्थात 18वीं से यहाँ पर 8वीं और 18वीं सदी के बीच में होता क्या है कि जो निर्माण शैली है उसका आदान प्रदान होता है। तो विभिन्न स्थानों की जो कलात्मक शैलियाँ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया था। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में मदद मिली थी। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग यहाँ पर दिखाया गया है। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इनसे इसकी ऊंची भीतर छत का निर्माण हुआ था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सिकरी में इसका प्रयोग किया गया था। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों ने यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अर्थात इससे आप समझ सकते हैं कि जो मुगल शासक थे वे भवनों के निर्माण में जो जिस क्षेत्र विशेष में वो रहते हैं वहाँ की जो वास्तुकला शैली है उसको अपनाते थे। यहाँ पर उदाहरण में आपको दिखाया गया है कि बंगाल का जो यहाँ पर छप्पर की झोपड़ी है उसको बांग्ला गुंबद को जो है वहाँ पर अपने उसमें प्रयोग में लाए। उसके साथ साथ फतेहपुर सिकरी में गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों को मुगल सम्राट अपने यहाँ पर जो उन्होंने निर्माण कार्य करवाया उसमें लाए। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैलियाँ निरंतर प्रयोग में रहीं तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई।
फतेहपुर सिकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्तंभ बनाए गए हैं। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं, जो अभी हमने आपको बताया है। तो ये है गुजरात क्षेत्र की जो परंपरागत जो वास्तुकला है उससे बनाई गई थी। फतेहपुर सिकरी के जो जोधाबाई महल है उसको यहाँ पर संभालते हुए स्तंभ। अब आगे देखते हैं अन्यत्र में आसमान छूते चर्च। जैसे हमने देखा मंदिरों, मकबरों, किलों का निर्माण हुआ, तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रयास शुरू किया गया। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, इसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण होता था तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारों और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्तम ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई शासकों में इसका निर्माण हुआ। तो आप यहाँ पर इस चर्च को देख सकते हैं। इस तरह से हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इनको हम दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, जिसका नाम था शासक और इमारतें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो आपको समझ में नहीं आया है वो भी हमें ज़रूर पूछें, हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।